हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल फाइन। चलो, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड एजियोट्रोप्स। इन सब को आपने एनसीईआरटी से रीड किया होगा। मैंने आपको बोला था कि आपको ये एनसीईआरटी से रीड करना है। आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो नाउ टेल मी, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? First write down the heading colligative properties. अब colligative properties कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जो colligative properties होती हैं वो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर, ना कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर। अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ तो रहे हैं, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रोल क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम इसलिए पढ़ते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आए? तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इट ओनली डिपेंड्स It only depends upon the amount of the substance, and not on the nature of the substance. अब ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। दैट मीन्स ये कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो कोई शॉपकीपर है, अब उस पर कस्टमर्स जा रहे हैं परचेजिंग करने। अब जो कस्टमर्स जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स जा रहे हैं, शॉपकीपर को बस उससे मतलब होता है। शॉपकीपर को इससे मतलब नहीं होता है कि जो कस्टमर आया उसकी नेचर कैसी है, या वो दिखने में कैसा है, वो मोटा है या पतला है, या वो बोलने में रूड है या पोलाइट है, उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। उसके लिए मैटर करता है बस कस्टमर आए, जितने भी कस्टमर्स आए वो सामान लें और जाएं। सेम इसी तरीके से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कितने हैं। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसका नेचर क्या है, मतलब कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ये बात समझ आई? चलो, तो अब हमें कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है ये भी लिख लेते हैं। सबसे पहले RLVP, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ ऑलरेडी। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है RLVP, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज depression in freezing point, depression in
ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट वन इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं RLVP की, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या लिया था, हमने बात की थी कि प्योर सॉल्वेंट था हमारा, हमने इसमें ए लिक्विड को क्या माना था, प्योर सॉल्वेंट हमने माना था, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था। क्या ऐड किया था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके हमारा क्या बना था, सॉल्यूशन बना था, ठीक है। और इसमें हमने वेपर प्रेशर की भी बात करी थी क्योंकि हमारा क्लोज्ड कंटेनर था। अब जो प्योर सॉल्वेंट था जिसमें लिक्विड ए था, तो उसमें जो वेपर्स बन रहे थे उसको हमने क्या बोला था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है। उसके बाद नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या हुआ था, सॉल्यूशन बना था। और सॉल्यूशन में जो वेपर्स बने थे वो किसकी वजह से बने थे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से बने थे। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से कोई भी वेपर प्रेशर नहीं बना था। तो यहाँ पर जो वेपर्स क्रिएट हुए थे तो वो किसके बने थे, सॉल्वेंट ए के। तो हमने इसे बोल दिया था कि हम इसको बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमने इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोला था, क्योंकि जब हमने प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था तो सॉल्यूशन बना था, और सॉल्यूशन में जो वेपर्स बन रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के बन रहे थे, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के तो वेपर्स बनते ही नहीं हैं। तो इसलिए जो वहाँ पर वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था हमने उसको डायरेक्टली बोल दिया था वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में जो वेपर्स क्रिएट हो रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से हो रहे थे। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से कोई भी वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ आई थी। इसमें मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो P0A होता है उसकी वैल्यू, वेपर प्रेशर ऑफ P0A इज ग्रेटर देन PE। तो मतलब कि हमारा जो वेपर प्रेशर था वो सॉल्वेंट का ज्यादा था, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था कि सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे और सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, सॉल्यूट के ऐसे ही रह जाएंगे। और यहाँ पर सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो सॉल्वेंट के सारे ही इवेपोरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर वेपर्स ज़्यादा बन रहे थे, यहाँ वेपर्स कम बन रहे थे, इसलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ पर वेपर प्रेशर कम था, ठीक है। अब ये बात जो RLVP है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पे। अब मैं इसमें जितने नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज करती जाऊंगी, जितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीज करती जाऊंगी, उतना ही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि नंबर ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से, जितना हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं उससे वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और यही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या सबको ये समझ आया? तो अब इसको थ्योरी में लिख लेते हैं। If we mix a non-volatile solute, if we mix a non-volatile solute in a volatile solvent,
then vapor pressure decreases. Then vapor pressure decreases. ठीक है, and on increasing the number of particles and on increasing the number of particles, vapor pressure further decreases. The vapor pressure further decreases. This shows that it is a colligative property. ठीक, यही मैंने आपको समझाया था. इफ वी मिक्स आ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे थे इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. तो हमारे सॉल्यूशन में क्या हो रहा था? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा था. एंड ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हम जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे जैसे हम और ऐड करते जाएंगे, वेपर प्रेशर फर्दर डिक्रीजेस, वो उतना ही कम होता जाएगा. दिस शोज इट दैट इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और इससे हमें पता चलता है कि ये हमारी RLPP जो है वो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. क्या ये बात समझ आई? सब इसको कॉपी करेंगे. और RLPP का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? P0A minus PA upon P0A is equals to XB. ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था. XB इसमें क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. PA क्या था आपका? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. और P0A क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, ये आपने पढ़ा था. अब जो हमने RLPP का फॉर्मूला पढ़ा है, P0A minus PA upon P0A is equals to XB. क्या आपको पता है कि मैं XB को कैसे लिख सकती हूँ? P0A minus PA upon P0A is equals to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? इतने में किसी को कोई दिक्कत? बट अब हम इसमें अगर स्पेशल केस की बात करें, वो स्पेशल केस क्या है? अगर हम क्या माने कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है. इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, इसका क्या मतलब है कि सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा कम है. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ? इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो क्या इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होंगे वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट के. डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो और सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, तो इसमें क्या मैं बोल सकती हूँ? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट के. ठीक है, तो क्या मैं इसमें इसको नेगलेक्ट कर सकती हूँ? P0A minus PA upon P0A
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट बहुत ही ज्यादा कम है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो क्या मैं सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दिस विल बी योर फॉर्मूला। अगर आप नेग्लेक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा कम है तो आप सॉल्यूट को नेग्लेक्ट करके यहाँ पर नीचे से ये भी लिख सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये बात सबको समझ आई? क्या इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें? और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। सो राइट ऑन द क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at a certain temperature, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. 0.850 bar. A non-volatile solid weighing, a non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, 39 gram of benzene, vapor pressure of solution is, vapor pressure of solution is 0.845 bar. 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? What is the molar mass of solid substance? अब सब इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज, हमें वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर बेंजीन का, दैट मींस बेंजीन यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट। तो P नॉट A आपको गिवन है 0.850 बार, ठीक। A non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 ग्राम, आपको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास दे रखा है 0.5 ग्राम। When added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, आपको प्योर सॉल्वेंट का मास दे रखा है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट मींस PA दे रखा है आपको 0.845 बार, ठीक है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस? अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 0.5 ग्राम क्या है यहाँ पर? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास, और सॉल्वेंट का मास क्या है? 39 ग्राम। सॉल्यूट का मास यहाँ पर कितना दे रखा है? 0.5 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास क्या दे रखा है? 39 ग्राम। तो इसके कंपैरिजन में तो 39 के कंपैरिजन में 0.5 ग्राम बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या हम इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे में डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके क्या होंगे, गिवन मास क्या है 0.5 ग्राम, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपके क्या होंगे, गिवन मास आपको दे रखा है कितना 39 ग्राम और क्या 8 ग्राम, ठीक है। तो P नॉट ए की वैल्यू पुट करेंगे 0.850 माइनस 0.845 अपॉन में 0.850। मैं क्या कर रही हूँ, अब सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कि 0.5 अपॉन मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 39/78। तो इसको अगर हम कट भी करेंगे तो क्या आएगा 1/2। यहाँ क्या मैं लिख सकती हूँ 1/2। तो क्या आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करके इस पोर्शन को कैलकुलेट करके मोलर मास की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं? तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करके मोलर मास की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आया और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होना है और कैसे अप्लाई होना है, क्या ये बात भी समझ आई कि ये वाला फॉर्मूला आपका कैसे अप्लाई होगा, ये वाली बात समझ आई? ये क्वेश्चन समझ आया? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बीकर लिया, इसमें प्योर सॉल्वेंट है, ठीक, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, इससे आपका सॉल्यूशन बन गया। और ये आपका प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब और जो आपका प्योर सॉल्वेंट है वो कैसा है, वॉलेटाइल है। वो कैसा है, वॉलेटाइल है, ठीक। तो ये आपको पता है कि जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा, जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ये बात आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, दोनों चीजों को, प्योर सॉल्वेंट को भी और सॉल्यूशन को भी 30 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर लिया। एक चीज और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर 1 atm माना, ठीक है। ये मैंने एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर क्या है 1 atm, ठीक है। मैंने इन दोनों को क्या करा 30 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो मेरा प्रेशर था 0.7 atm और यहाँ मेरा प्रेशर था 0.2 atm। क्या इतने में कोई दिक्कत? ये बात तो हमें पता ही है कि जो सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा ही होगा सॉल्यूशन से। तो यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया 0.7 और यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया 0.2 atm 30 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब क्या करा, मैंने इसको हीट करा 50 डिग्री सेल्सियस तक मैं ले गई। 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ, यहाँ का तो जो प्रेशर था वो 1 atm हो गया, ठीक है। और जो यहाँ का प्रेशर था वो आपका 0.6 atm हो गया, ठीक है। इस सॉल्वेंट से तो सॉल्यूशन का प्रेशर हमेशा कम ही रहेगा और ये सब चीजें मैं एज्यूम कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, ये तो 1 atm हो गया और ये 0.6 atm हो गया। अब जो अंदर का प्रेशर है वो एग्जैक्टली सेम है आपके एक्सटर्नल प्रेशर से। दैट मीन्स कि जो 50 डिग्री सेल्सियस है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट,
इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर किसी टेम्परेचर पर सेम हो जाते हैं तो उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हीट कर करके क्या हुआ, जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर था 1 atm वो इक्वल हो गया एक्सटर्नल प्रेशर से, मतलब कि जो कंटेनर के अंदर का प्रेशर था, इंटरनल प्रेशर था, वो एग्जैक्टली इक्वल हो गया एक्सटर्नल प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। दैट मीन्स जिस टेम्परेचर पे वो वेपर प्रेशर सेम हुए अंदर के और बाहर के, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 50 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन का तो हो गया 180, पर जो अब प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर होगा वो तो इससे ज्यादा ही होगा, सॉल्यूशन से ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर मैंने मान लिया 1.380, ठीक है। ये समझाने के लिए है, सिर्फ आपको ये वैल्यूज में एज्यूम कर लूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो 70 डिग्री सेल्सियस अब मेरा, अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन का प्रेशर है, सॉल्यूशन के अंदर का जो प्रेशर है, इस कंटेनर में जो वेपर्स बन रहे हैं उसका जो प्रेशर है वो 180 है, एग्जैक्टली सेम है एक्सटर्नल प्रेशर की। तो इसको हम बोल सकते हैं 70 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का। बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का। तो क्या ये बात समझ आई कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है जब अंदर के कंटेनर का जो प्रेशर है, मतलब जो इंटरनल प्रेशर है वो एग्जैक्टली इक्वल हो एक्सटर्नल प्रेशर के, दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आपको ये समझ आया? तो आप बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट इज द टेम्परेचर एट विच it is the temperature at which vapor pressure of the solution is exactly equal to the atmospheric pressure। क्या ये अब समझ आई कि इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें समझ आ गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हम किसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो हमें क्वालिटेटिव, सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी थी, अब हम वो पढ़ेंगे। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमें कौन सी पढ़नी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Elevation in boiling point। Elevation in boiling point का मतलब, elevation का मतलब टेम्परेचर में राइज होना, बॉइलिंग पॉइंट का भरना इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसमें भी फिर से एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, इसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, उससे आपका एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक, इसका प्योर सॉल्वेंट का मैंने प्रेशर मान लिया P0, ठीक है। सॉल्यूशन का मैंने प्रेशर मान लिया PS, ठीक। यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा TB0, ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ मैं बॉइलिंग पॉइंट मान लेती हूँ TB,
सॉल्यूशन का मैं बॉइलिंग पॉइंट क्या मान लेती हूँ, टीबी। तो ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हमें क्या समझना है, जब मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया और प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो आपका एक सॉल्यूशन बना। यहाँ पर मैंने प्रेशर एज्यूम कर लिया P नॉट और यहाँ मैंने प्रेशर एज्यूम कर लिया PS, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड TB इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत? अब ये बात तो हमें पता है कि यहाँ पर, अब मुझे फटाफट से आप लोग ये बात बता दो कि प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा, P नॉट ज्यादा होगा या PS ज्यादा होगा? फटाफट से मुझे बताओ। तो P नॉट ज्यादा होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होगा, प्योर सॉल्वेंट का होगा, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, अब ये बात भी हमने पढ़ी थी पीछे लेक्चर में, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जो वॉलेटिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट के, ये बात भी हमने पढ़ी थी। ठीक, अब जिसका प्रेशर ज्यादा है, अब P नॉट इज ग्रेटर देन PS है, दैट मीन्स क्या मैं बोल सकती हूँ, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो मतलब कि उसके वेपर्स भी ज्यादा बन रहे होंगे, और उसके वेपर ज्यादा बन रहे होंगे तो मतलब कि वो उतना ही वॉलेटाइल होगा। ठीक है, उतना ही वॉलेटाइल होगा तो मतलब कि वो मोर वॉलेटाइल होगा, और जब वो मोर वॉलेटाइल होगा तो जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। यही हमारा इनवर्स रिलेशन है, वॉलेटिलिटी इज दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो P नॉट है, P नॉट का वेपर प्रेशर ज्यादा, मतलब कि वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं, दैट मींस ये मोर वॉलेटाइल है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। दैट मींस जो TB नॉट होगा वो लेसर देन होगा TB के। क्या इससे ये बात समझ आई? ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। दैट मींस TB नॉट इज लेसर देन TB। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? TB नॉट इज लेसर देन TB। ठीक है, अब जो आपका डेल्टा TB होता है वो क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या मैं डेल्टा TB को ये लिख सकती हूँ, अब इसमें से वैल्यू कौन सी ज्यादा है, TB नॉट या TB? तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसी में से ही छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, वही डेल्टा TB होगा। तो दैट मींस हम उसको ऐसे लिख सकते हैं TB माइनस TB नॉट। तो डेल्टा TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हुआ, TB माइनस TB नॉट। ठीक है, अब डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी होता है, ये बात आपको याद रखनी है। स्मॉल m किससे, मोलारिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोलारिटी। तो क्या मैं डेल्टा TB को लिख सकती हूँ, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू m। अब यहाँ पर KB क्या है, अब यहाँ पर KB क्या है, ये है एलिवेशन मोलर कांस्टेंट, एलिवेशन मोलर कांस्टेंट। और हम KB का एक और नाम है, एक नाम क्या है, एलिवेशन मोलर कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम क्या है, और
ये आपको नाम याद होने चाहिए, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और जो Kb की वैल्यू होती है वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए डिफरेंट होती है। वाटर की अलग होती है, अगर बेंजीन आपका सॉल्वेंट है तो उसकी अलग होगी, अगर इथेनॉल आपका सॉल्वेंट है तो उसकी अलग होगी। डिफरेंट सॉल्वेंट की डिफरेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट पे लिख लेंगे, डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। क्या ये समझ आया कि Kb क्या होता है, एलिवेशन मोलर कांस्टेंट, और Kb को हम क्या बोलते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और जो Kb की वैल्यू होती है वो डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। अब क्या हम यहाँ से Kb की वैल्यू निकालना सीख सकते हैं? तो ऊपर हमें फॉर्मूला पता था, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू Kb इंटू m, तो यहीं से Kb का निकाल लेंगे फॉर्मूला, Kb इज इक्वल्स टू डेल्टा टीवी बाय m। डेल्टा टीवी को आप किस में लिखेंगे, केल्विन में, केल्विन को हम K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो यहां से आपकी Kb की यूनिट आ गई, क्या है Kb की यूनिट, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। क्या ये बात समझ आई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्या इतनी बात समझ आई? और आप Kb की वैल्यू H2O के लिए तो याद ही कर लेंगे, Kb की वैल्यू H2O के लिए तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी मे बी गिवन हो और कभी मे बी गिवन ना हो, ठीक है। तो Kb फॉर H2O इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये आपकी Kb की वैल्यू है जब आपका सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। और एक पॉइंट में इसमें और लिखा देती हूँ, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा क्या है, डाइल्यूट है। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो मोलारिटी की वैल्यू होगी वो सिमिलर होगी मोलारिटी से। अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है और उसमें आपको मोलारिटी की वैल्यू दे रखी है और आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो आप मोलारिटी की जगह वहां पर मोलारिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये दो आपके नोट पॉइंट्स हैं, तो आपको इसे नोट करना है। क्या सबका इतना हो गया? क्या आप थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जाए? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ मोलर मास। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर इम्प्योरिटी से क्या मतलब है। इम्प्योरिटी का यहाँ मतलब है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ मोलर मास। आपको इम्प्योरिटी का मोलर मास दे रखा है, दैट इज 100 ग्राम पर मोल, ठीक। विच वुड बी रिक्वायर्ड टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट। टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या मतलब है, इससे आपका टेम्परेचर, आपका इससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ये अभी हमने पिछली ही स्लाइड में पढ़ा, ठीक है। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया, टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट
50 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय 0.30 केल्विन। दैट मीन्स आपको डेल्टा टी भी गिवन है। रेज द बॉइलिंग पॉइंट मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स डेल्टा टी भी आपको गिवन है 0.3 केल्विन। ठीक है, और आपको सॉल्वेंट, जो आपका सॉल्वेंट है क्लोरोफॉर्म, CH3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। जो आपको क्लोरोफॉर्म का मास गिवन है 50 ग्राम। ठीक है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? इम्प्योरिटी का मास कैलकुलेट करना है। इम्प्योरिटी का मास मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास कैलकुलेट आपको करना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी 0.3 इज इक्वल्स टू केबी के वैल्यू यहाँ गिवन है 0.52 इंटू मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute upon mass of solvent in kg। और moles of solute कैसे निकलेंगे? given mass आपको निकालना है। मोलर मास क्या है आपका? 100 और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपका? 50 ग्राम। ठीक है, ये सब चीजें आपको गिवन है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट x/100 मान लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम। अब इस सबको अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, मोलारिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस x अपॉन 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बट आपको सॉल्वेंट किस में दे रखा है? ग्राम में, तो इसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 50/1000। 0.3 इज इक्वल्स टू 0.52 इंटू x अपॉन 100 इंटू 1000 अपॉन 50। ठीक, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी? 0.3 इंटू 5 अपॉन 0.52। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, दैट मींस इम्प्योरिटी का मास आ जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.88 ग्राम। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले कॉपी करेंगे। सबने कॉपी कर लिया? तो अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये बात हमें पता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिटरमाइन करती है मॉलिक्यूलर मास। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्या करते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम उन्हीं का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है कि यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो अब ऑप्शंस पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्यूबल सॉल्यूट। तो अब हमें ये बात पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जब भी हम बात करते हैं तो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ सी और डी ऑप्शन आप देखेंगे तो दोनों में वोलेटाइल लिखा है, तो ये तो सबसे पहले कट होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? दोनों में वोलेटाइल। अब ए और बी ऑप्शन जो है इसमें क्या लिखा है? नॉन वोलेटाइल दोनों जगह। अब एक में तो है सॉल्यूबल और एक में है इनसॉल्यूबल। अब हमें ये देखना है कि आंसर कौन सा होगा, सॉल्यूबल वाला या इनसॉल्यूबल वाला। ठीक है, तो अब वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूबल ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर है H2O, इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया, इसमें मैंने क्या करा? शुगर ऐड कर दिया।
तो शुगर क्या है, सॉल्यूबल है, तो वो मिक्स्ड हो जाएगा, वो आप, और जो आपका दूसरे बीकर में मैंने क्या लिया, H2O और सैंड, सैंड तो मिक्स नहीं होगा, सैंड क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो यहाँ पर तो वेपर प्रेशर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर सॉल्यूट सॉल्यूबल होगा तभी तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, हमारा सॉल्यूट सॉल्यूबल होना चाहिए। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, नॉन वॉलेटाइल एंड सॉल्यूबल सॉल्यूट। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी करेंगे पहले ये क्वेश्चन। The rise in boiling point of solution containing 1.8 gram of glucose। आपको ये बोला है कि जो सॉल्यूट का मोलर मास है, अब ग्लूकोज, ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में बताया था कि अगर ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो दैट मीन्स वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो आपको जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट गिवन है वो ग्लूकोज गिवन है और इसका जो मास है वो आपको 1.8 ग्राम गिवन है। एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उसका जो आपको बॉइलिंग पॉइंट गिवन है वो कितना गिवन है, 0.1 डिग्री सेल्सियस। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था जो Kb होता है, Kb को हम क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। पिछली ही स्लाइड में बताया है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं या नहीं। तो क्या इस क्वेश्चन में हमसे Kb की वैल्यू ही पूछी है, तो दैट मींस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट हमसे पूछा है, दैट मींस Kb की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू Kb इंटू m। डेल्टा Tb आपको 0.1 डिग्री सेल्सियस गिवन है, Kb की वैल्यू, अब Kb की वैल्यू तो आपको निकालनी है इनटू मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है, 180। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना गिवन है, 100 ग्राम। ग्राम में गिवन है तो केजी में आप खुद कन्वर्ट कर लीजिए। तो मोलैरिटी आपकी क्या होगी, 1.8 अपॉन 180 अपॉन 100 अपॉन 1000। 100 अपॉन 1000 मैंने क्यों किया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1.8 अपॉन 180 इंटू 1000 बाय 100। तो यहाँ से आपकी मोलैरिटी क्या आ गई, 0.1 मोल पर केजी। दिस विल बी योर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगी 0.1, तो Kb की वैल्यू क्या होगी, 0.1 अपॉन 0.1। तो योर Kb की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1। और इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। क्या ये समझ आया कि हमने कैसे कैलकुलेट करा, फॉर्मूला कैसे पुट करना है, ठीक है। सब कॉपी करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज और बता दूं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, कि जब हम डेल्टा Tb की बात करते
टेम्परेचर को केल्विन में रखते हैं, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि यहाँ पर तो 0.1 डिग्री सेल्सियस गिवन था, 0.1 डिग्री सेल्सियस गिवन था, तो आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? तो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी क्या होता है आपका? टीवी माइनस टीवी नॉट, ये होता है। तो कुछ भी अगर टीवी के वैल्यू कुछ भी सेल्सियस में गिवन है, तो उसमें आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे 273 केल्विन। ऐसी टीवी नॉट की अगर कोई भी वैल्यू गिवन है डिग्री सेल्सियस में, तो उसमें आप ऐड करेंगे 273 केल्विन, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी 273 केल्विन, यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस 273 केल्विन हो जाएगा। तो 273 केल्विन माइनस 273 केल्विन, तो वो 0 ही आ गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू डिग्री सेल्सियस में रख दी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इससे आपकी कैलकुलेशन भी ईजी हो गई। यही आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो सकती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कॉपी करेंगे सब। अब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है और क्या पूछा है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज का मास गिवन है, इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। आपको सॉल्वेंट का मास भी गिवन है 1 kg इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल एट 1.013 बार। अब इसमें क्या पूछा है? एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, तो आपको किसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है? वाटर का, ठीक है। दैट मीन्स आपको टीवी निकालना है, टीवी के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल एट 1.013 बार, ठीक है। और आपको इसमें केबी की वैल्यू दे रखी है, आपको इसमें केबी की वैल्यू दे रखी है 0.52, ठीक। तो टीबी निकालना है, तो उसके लिए पहले हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी की वैल्यू 0.52 दे रखी है इंटू मोलारिटी। अब जो मोलारिटी है वो क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 18 अपॉन 180 गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें तो डायरेक्टली 1 kg दे रखा है, तो इसे तो हमें किसी में भी कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। तो यहाँ से आपकी डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या आ गई? 0.52 इंटू 0.1, दैट मीन्स क्या आ गई आपकी? 0.052। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या आ गई? 0.052, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू टीवी माइनस टीवी नॉट। आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है? टीवी की वैल्यू निकालनी है। अब टीवी नॉट की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो टीवी नॉट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट टीवी नॉट की बात हो रही है, तो टीवी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है इसमें? वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये सबको पता होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में। तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, तो ये आपका क्या हो गया? 373 केल्विन, ठीक है। ये सबको कन्वर्ट करना आता होगा। अब डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या है? 0.052 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारी क्या आपको निकालनी है? टीवी की वैल्यू। तो टीवी क्या होगा? डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट, और डेल्टा टीवी आपका क्या है? 0.052 प्लस 373 केल्विन। तो टीवी की वैल्यू क्या आ गई? 373.052 केल्विन।
योर आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखेंगे। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल? किस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होगा? दैट मीन्स आपसे क्या पूछा है? टीबी पूछा है, क्योंकि आपको टीबी नॉट की वैल्यू ऑलरेडी पता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर की आपको टीबी नॉट की वैल्यू पता है, तो आपको इसमें टीबी निकालना है। टीबी मीन्स वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हमने पानी में ग्लूकोज मिक्स कर दिया है, तो उसके बाद उसी का ही तो बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे, सॉल्यूशन का ही तो पूछेंगे, ठीक है? तो यहाँ से आपने क्या करा? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम। आपको मोलैरिटी के लिए सारी वैल्यूज गिवन थी, तो आपने यहाँ से मोलैरिटी कैलकुलेट करके डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी। डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट की वैल्यू आपको पता थी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में कन्वर्ट किया और फिर दोनों को ऐड करके आपकी टीबी की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आपका आ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट हो गया, ठीक है? क्या ये क्वेश्चन समझ आया? अब और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है? एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, आपको किसका बॉइलिंग पॉइंट गिवन है? बेंजीन का। When 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point, अब इसमें non-volatile solute तो पता है और बेंजीन यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट। The boiling point is raised to 354.11 Kelvin, ठीक है? Calculate the molar mass of the solute. That means आपको TB नॉट की वैल्यू दे रखी है। The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin, ठीक है? और यहाँ पर आपको TB, आपको यहाँ पर solute was dissolved in 90 ग्राम of the benzene। अब क्या हुआ? solute जो है वो बेंजीन में डिसॉल्व हो गया, उसके बाद जो उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रेज होता है जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, इंक्रीज होकर कितना हो गया? 354.11 केल्विन, ठीक? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये आपको निकालना है, ठीक? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी की वैल्यू क्या गिवन है? 354.11 माइनस 353.23 केल्विन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा? 0.88 केल्विन, ठीक है? इतने में कोई प्रॉब्लम? अब डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। केबी की वैल्यू 0.88 इज इक्वल्स टू केबी की वैल्यू क्या दे रखी है? 2.53 इंटू मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? 1.8 ग्राम दे रखा है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो क्या मैं इसको x मान लूं अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है आपका? बेंजीन 90 अपॉन 1000, ठीक है? तो 0.88 इज इक्वल्स टू 2.53 इंटू 1.8 अपॉन x इंटू 1000 अपॉन 90। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 2.53 इंटू 1.8 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 0.88
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर। ठीक है, उसके बाद हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 4 टाइप्स की है जो हमें पढ़नी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस लेक्चर में हमने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कवर की, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करनी है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।